वेल स्टूडेंट, आप लोगों का सरफेस केमिस्ट्री में पुनः एक बार स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं क्लासिफिकेशन ऑफ कैटलिस्ट के बारे में। पिछले क्लास में हमने आपको बताया था कैटलिस्ट किस तरह से वर्क करता है, कैटलिस्ट के टाइप्स के बारे में हम लोगों ने बात किया था। आज हम क्लासिफिकेशन ऑफ कैटलिस्ट के बारे में बात करेंगे कि ऑन द बेसिस ऑफ देयर फिजिकल स्टेट, मतलब कि उसके फिजिकल स्टेट के आधार पे कैटलिस्ट को हम लोग दो पार्ट में कैटेगराइज करते हैं। तो चलिए स्टूडेंट, यहाँ पे हम लिख रहे हैं कैटलिस्ट, और इस कैटलिस्ट को हम लोग दो पार्ट में कैटेगराइज करेंगे। कौन कौन सा, यहाँ पे लिख देते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर फिजिकल स्टेट, ऑन द बेसिस ऑफ देयर फिजिकल स्टेट। इसको कैटलिस्ट को हम लोग दो पार्ट में कैटेगराइज करते हैं स्टूडेंट। पहला हो जाएगा हमारा कौन सा, होमोजीनस कैटलिस्ट, होमोजीनस कैटलिस्ट। और दूसरा हो जाएगा हमारा क्या, हेट्रोजीनस कैटलिस्ट। दूसरा हो गया स्टूडेंट हेट्रोजीनस कैटलिस्ट। तो पहला हो गया होमोजीनस कैटलिस्ट, दूसरा हो गया हेट्रोजीनस कैटलिस्ट। अब ये होमोजीनस कैटलिस्ट क्या होते हैं, हेट्रोजीनस कैटलिस्ट क्या होते हैं, इसके बारे में अगर हम लोग बात करें स्टूडेंट तो ध्यान दीजिए। होमोजीनस कैटलिस्ट वैसे कैटलिस्ट को कहेंगे जिसका फिजिकल स्टेट रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के फिजिकल स्टेट के जैसा होता है। कि अगर आप रिएक्टेंट के रूप में गैस ले रहे हैं और उसका प्रोडक्ट भी गैस बन रहा है, तो अगर उसमें आप कैटलिस्ट भी गैस के रूप में ले रहे हैं तो उस तरह के कैटलिस्ट को हम लोग होमोजेनस कैटलिस्ट कहेंगे। जैसे सपोज कीजिए कि आप लिक्विड ले रहे हैं रिएक्टेंट और लिक्विड ले रहे हैं प्रोडक्ट, लिक्विड रिएक्टेंट के रिएक्शंस के बाद लिक्विड प्रोडक्ट की फॉर्मेशन हो रहा है और उसमें कैटलिस्ट के रूप में भी अगर लिक्विड लिया जाए तो उस तरह के कैटेलाइसिस को, उस तरह के प्रोसेस का हम लोग कौन सा प्रोसेस कहेंगे या कैटलिस्ट कहेंगे, होमोजीनस कैटलिस्ट कहेंगे। तो चलिए स्टूडेंट, हम लोग होमोजीनस कैटलिस्ट को यहाँ पे डिफाइन करते हैं। तो देखिए होमोजेनस कैटलिस्ट क्या होगा, दैट द फिजिकल स्टेट ऑफ कैटलिस्ट are as like the physical state of reactants and products. The physical state of catalyst are as like the physical state of reactants and products are called homogeneous catalyst. तो उसे हम लोग क्या कहेंगे स्टूडेंट, होमोजेनस कैटलिस्ट कहेंगे। फॉर एग्जांपल में अगर आप आए तो एग्जांपल यहाँ पे क्या दे सकते हैं, जैसे देखिए आप यहाँ पे सल्फर डाइऑक्साइड गैस ले रहे हैं और ऑक्सीजन गैस ले रहे हैं। ये दोनों क्या है स्टूडेंट, रिएक्टेंट हैं। किस रूप में, तो गैसियस रूप में। रिएक्टेंट किस रूप में आपने लिया, गैसियस रूप में, और इन दोनों को रिएक्ट करवा के आपका प्रोडक्ट बन गया सल्फर डाइऑक्साइड गैस, जो क्या है आपका प्रोडक्ट। प्रोडक्ट भी कैसा फॉर्म है स्टूडेंट, गैसियस फॉर्म है। रिएक्टेंट भी गैसियस फॉर्म, प्रोडक्ट भी गैसियस फॉर्म, और यहाँ पर कैटलिस्ट के रूप में हम लोग क्या ले रहे हैं, तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड यानी नाइट्रिक ऑक्साइड। किस फॉर्म में, गैस फॉर्म में। नाइट्रिक ऑक्साइड किस फॉर्म में है, गैसियस फॉर्म में। ये क्या है, कैटलिस्ट। अब ध्यान दीजिए, रिएक्टेंट भी गैसियस फॉर्म में, प्रोडक्ट भी गैसियस फॉर्म में, कैटलिस्ट भी गैसियस फॉर्म में, अतः इस तरह के कैटलिस्ट को हम लोग कौन सा कैटलिस्ट कहेंगे, होमोजेनस कैटलिस्ट कहेंगे। तो ये तो हो गई होमोजेनस कैटलिस्ट की बातें। अब बात करना है इसके आगे हम लोगों को हेट्रोजीनस कैटलिस्ट के बारे में। तो चलिए स्टूडेंट, आप इसको नोट कीजिए। नेक्स्ट में हम लोग बात करते हैं हेट्रोजीनस कैटलिस्ट। तो चलिए स्टूडेंट, अब बात कर लेते हैं हम लोग हेट्रोजीनस कैटलिस्ट के बारे में। हेट्रोजीनस कैटलिस्ट क्या होगा, तो होमोजेनस कैटलिस्ट के आधार पे आप ये समझिए कि वैसा कैटलिस्ट
जिसका फिजिकल स्टेट रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के फिजिकल स्टेट से बिल्कुल भिन्न होता है। जैसे सपोज कीजिए कि मान लीजिए आप रिएक्टेंट के रूप में गैस ले रहे हैं, प्रोडक्ट के रूप में भी आपको गैस ही मिल रहा है, बट अगर आप कैटलिस्ट जो ले रहे हैं वो सॉलिड स्टेट में ले रहे हैं तो क्या हो गया कि कैटलिस्ट सॉलिड स्टेट में कैटलिस्ट हो गया, रिएक्टेंट गैसियस स्टेट और प्रोडक्ट भी गैसियस स्टेट। तो क्योंकि यहाँ पे रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की अपेक्षा कैटलिस्ट का फिजिकल स्टेट बिल्कुल अलग है, इसलिए इस तरह के कैटलिस्ट को कौन सा कैटलिस्ट कहेंगे? हेट्रोजीनस कैटलिस्ट। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं, हम लोग पहले एग्जाम्पल ले लेते हैं। देखिए एग्जाम्पल में आप क्या ले सकते हैं, जैसे सपोज कीजिए आप N2 गैस ले लीजिए, नाइट्रोजन गैस, और साथ में आप क्या ले लीजिए? हाइड्रोजन गैस ले लीजिए। नाइट्रोजन गैस और हाइड्रोजन गैस आपस में रिएक्ट करेंगे और रिएक्ट करके क्या बना देंगे? NH3 गैस यानी अमोनिया गैस। तो यहाँ पे लिख दीजिए रिएक्टेंट किस फॉर्म में है? रिएक्टेंट गैसियस फॉर्म में है। प्रोडक्ट किस फॉर्म में है? तो ये हो गया आपका प्रोडक्ट, और प्रोडक्ट किस फॉर्म में है? गैसियस फॉर्म में है। तो रिएक्टेंट भी गैसियस फॉर्म में, प्रोडक्ट भी गैसियस फॉर्म में, बट यहाँ पे कैटलिस्ट हम ले रहे हैं आयरन पाउडर, और ये हो गया आपका कैटलिस्ट। और कैटलिस्ट किस फॉर्म में है स्टूडेंट? सॉलिड फॉर्म में। तो देखिए रिएक्टेंट गैसियस स्टेट, प्रोडक्ट गैसियस स्टेट, बट आपका जो कैटलिस्ट है वो सॉलिड स्टेट में है, अतः इस तरह के कैटलिस्ट को कौन सा कैटलिस्ट कहेंगे? हेट्रोजीनस कैटलिस्ट कहेंगे। तो यहाँ पे हम लोग लिखते हैं the physical state of reactants and products are dissimilar to physical state of catalyst. So these catalysts are called heterogeneous catalyst. इस कैटलिस्ट को कौन सा कैटलिस्ट कहेंगे स्टूडेंट? हेट्रोजीनस कैटलिस्ट कहेंगे। तो चलिए स्टूडेंट अब इसको नोट डाउन कीजिए हेट्रोजीनस कैटलिस्ट के बारे में। अब हम लोग प्रिंसिपल ऑफ कैटालिसिस के बारे में बात करेंगे कि ये जो कैटलिस्ट होते हैं वो किस किस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंगली अपने वर्क फंक्शन को परफॉर्म करते हैं। तो देखिए स्टूडेंट अब हम लोग ये बात करने वाले हैं कि हमारा जो कैटलिस्ट है वो किस तरह से रिएक्टेंट के साथ मिलकर प्रोडक्ट को फॉर्मेशन करता है यानी प्रोडक्ट बनाता है। तो ध्यान देना यहाँ पे कि कैटलिस्ट जो है वह कैटलिस्ट क्या करेगा कि दो तरह के प्रोसेस से मेनली रूप से अपने वर्क फंक्शन को परफॉर्म करता है। कौन कौन सा? तो प्रिंसिपल की अगर बात करें तो सबसे पहला प्रिंसिपल होगा इंटरमीडिएट कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन। तो पहला क्या हो गया? इंटरमीडिएट कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन। और दूसरी बात अगर हम लोग करें तो एडजॉर्प्शन प्रिंसिपल। तो पहला हो गया इंटरमीडिएट कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन प्रिंसिपल और दूसरा हो गया एडजॉर्प्शन प्रिंसिपल। तो पहला क्या हम लोग बात करेंगे? पहला बात कर रहे हैं इंटरमीडिएट कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन प्रिंसिपल के बारे में और दूसरा बात हम लोग कर रहे हैं एडजॉर्प्शन प्रिंसिपल के बारे में। तो चलिए स्टूडेंट सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं इंटरमीडिएट कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन प्रिंसिपल के बारे में। तो क्या बात कर लेना है हम लोग को? इंटरमीडिएट कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन प्रिंसिपल के बारे में। और इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंगली ध्यान रखना है कि होता क्या है कि जब हम दो रिएक्टेंट्स को आपस में रिएक्ट करवाते हैं तो रिएक्ट करवाने में उसमें रिएक्शंस को फास्ट करवाना चाहते हैं, उसके लिए कैटलिस्ट ऐड करते हैं।
तो जब हम कैटलिस्ट ऐड करते हैं तो वह कैटलिस्ट क्या करता है कि सबसे पहले किसी एक रिएक्टेंट के साथ रिएक्ट करके एक इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन कर लेगा। अब जैसे इंटरमीडिएट बनेगा वह इंटरमीडिएट क्या करेगा, दूसरे रिएक्टेंट के साथ रिएक्ट करेगा और प्रोडक्ट बनाएगा, और प्रोडक्ट जब फॉर्मेशन हो जाएगा तो इंटरमीडिएट अपने एज यूजुअल कंडीशन में, अपने इनिशियल कंडीशन में उस रिएक्शन से बाहर निकल जाएगा। इस तरह के प्रोसेस को हम लोग क्या कहेंगे, इंटरमीडिएट कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन मेथड कहेंगे या फिर इंटरमीडिएट कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन प्रिंसिपल कहेंगे। फॉर एग्जांपल देखिए यहाँ पे कि जैसे कि आप एक रिएक्शन करवाना चाहते हैं सल्फर डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन के बीच में, और प्रोडक्ट में आपको चाहिए सल्फर ट्राइऑक्साइड, और इसमें आप कैटलिस्ट के रूप में क्या लेते हैं, नाइट्रिक ऑक्साइड। तो देखिए होगा क्या कि आपने यहाँ पे लिया है सल्फर डाइऑक्साइड गैस के रूप में, यहाँ पे आपने लिया ऑक्सीजन गैस के रूप में, और यहाँ पे आप क्या करना चाहते हैं, नाइट्रिक ऑक्साइड गैस के रूप में लेना चाहते हैं, और प्रोडक्ट में आपको चाहिए सल्फर ट्राइऑक्साइड। इसमें फर्स्ट स्टेप लिखेंगे, क्या होगा, फर्स्ट स्टेप में इंटरमीडिएट फॉर्मेशन का स्टेप होता है, वो कैसे, तो देखिए नाइट्रिक ऑक्साइड जो गैस है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस बनाएगा, और इसी को क्या कहेंगे, इंटरमीडिएट। यानी कि पहला जो रिएक्टेंट है ऑक्सीजन गैस, उसके साथ नाइट्रिक ऑक्साइड रिएक्ट करेगा और रिएक्ट करके नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनाएगा। यह नाइट्रोजन डाइऑक्साइड क्या कहलाएगा स्टूडेंट, इंटरमीडिएट कहलाएगा। अब देखिए सेकंड स्टेप, सेकेंड स्टेप की अगर बात करें स्टूडेंट, तो सेकेंड स्टेप में अब क्या होगा, यह नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जो इंटरमीडिएट था वो सल्फर डाइऑक्साइड गैस के साथ रिएक्ट करेगा, और रिएक्ट करके सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस बना देगा, और दूध नाइट्रिक ऑक्साइड गैस के रूप में यहाँ से क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा। तो स्टूडेंट देखिए ये आपका क्या था, दिस इज इंटरमीडिएट। तो इंटरमीडिएट फॉर्मेशन हुआ, और इंटरमीडिएट फॉर्मेशन होके फिर से रिएक्टेंट के साथ रिएक्ट किया, और रिएक्ट करके प्रोडक्ट का फॉर्मेशन किया, और जो आपका ये कैटलिस्ट था वो जिस फॉर्म में यूटिलाइज हुआ था उसी फॉर्म में रिएक्शन से बाहर निकल गया। तो हमेशा हम आपको बताते हैं कि कैटलिस्ट जो है वो रिएक्शन के रेट को तो बढ़ाएगा बट कभी भी रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। तो चलिए स्टूडेंट यहाँ पे हम लोग लिखते हैं क्या, इन दिस प्रोसेस catalyst reacts with a reactant and forms intermediate complex which in another step, यहाँ पे लिखिएगा in another step intermediate, in another step intermediate reacts with, in another step intermediate reacts with other catalyst, other reactant to form product, and catalyst eliminate out as its initial condition। मतलब क्या हो गया कि रिएक्टेंट के साथ कैटलिस्ट रिएक्ट करके इंटरमीडिएट कॉम्प्लेक्स बनाएगा, वह इंटरमीडिएट कॉम्प्लेक्स फिर से किसी दूसरे रिएक्टेंट के साथ रिएक्ट करेगा, और रिएक्ट करके क्या करेगा कि प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करेगा, और आप उसके बाद खुद जिस अवस्था में यूज हुआ था उसी अवस्था में वहां से बाहर निकल जाएगा। तो ये हो गया आपका इंटरमीडिएट कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन प्रिंसिपल। अब हम लोग बात करेंगे किस प्रिंसिपल के बारे में, एडजॉर्प्शन प्रिंसिपल के बारे में। तो चलिए इसको नोट डाउन कीजिए।
तो चलिए स्टूडेंट, अब हम लोग बात करेंगे एडजॉर्प्शन प्रिंसिपल के बारे में। और यह एडजॉर्प्शन प्रिंसिपल को हम लोग मॉडर्न एडजॉर्प्शन प्रिंसिपल भी कहते हैं। इसके बारे में कुछ बातें हम आपको बता दें कि कैटेलिस्ट जो होता है उस कैटेलिस्ट के सरफेस पे रिएक्टेंट एडजॉर्ब्ड होता है, और जब एडजॉर्प्शन का प्रोसेस होता है तो उस कंडीशन में क्या होता है कि केमिकल एडजॉर्प्शन का प्रोसेस मेनली रूप से होता है, और केमिकल एडजॉर्प्शन के प्रोसेस में केमिकल बॉन्ड्स का फॉर्मेशन होता है। तो केमिकल बॉन्ड बनेगा कैसे? तो कैटेलिस्ट के सरफेस पे फ्री वैलेंसीज होते हैं। जैसे कैटलिस्ट के रूप में आप निकेल यूज कर सकते हैं, कॉपर यूज कर सकते हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ सॉलिड सरफेसेस होते हैं, सॉलिड मेटल्स होते हैं, खास करके ट्रांजिशन मेटल्स जो होते हैं वह मतलब कि कैटलिस्ट की तरह वर्क करते हैं। तो उनके आउटरमोस्ट सरफेस पे फ्री वैलेंसीज होते हैं। इन फ्री वैलेंसीज के साथ वो क्या करेंगे कि रिएक्ट करेंगे, यानी मतलब कि बॉन्ड का फॉर्मेशन करेंगे और एडजॉर्ब्ड हो जाएंगे। जब ये एडजॉर्ब्ड हो जाएंगे तो क्या होगा कि एडजॉर्प्शन के कारण वो एक्सोथर्मिक प्रोसेस परफॉर्म होगा, और एक्सोथर्मिक प्रोसेस जब परफॉर्म होगा तो क्या होगा कि हीट रिलीज होगा, और जब हीट रिलीज होगा तो बॉन्ड ब्रेकिंग भी होगा, और बॉन्ड ब्रेकिंग होने के बाद नए बॉन्ड का फॉर्मेशन भी होगा। यानी बॉन्ड जब ब्रेकिंग होगा तो फ्री रेडिकल्स का फॉर्मेशन होगा, और जब फ्री रेडिकल्स का फॉर्मेशन होगा तो उस फ्री रेडिकल्स से के साथ मतलब वो काफी ज्यादा एक्टिव हो जाता है फ्री रेडिकल। इसकी वजह से दूसरे जो रिएक्टेंट्स हैं वो काफी आसानी से उसके साथ जुड़कर नए प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर सकते हैं। ये तो पहला कंडीशन। दूसरा कंडीशन ये ध्यान देना है कि जो सॉलिड सरफेसेस होते हैं उन सॉलिड सरफेसेस पे प्लेन सरफेसेस के अलावा उसके कॉर्नर, सॉलिड सरफेस के कॉर्नर या फिर रफ सरफेसेस जहाँ पे कि क्या हो सकता है ब्रेकेज हो, वहाँ पे क्या होगा कि मतलब डिफरेंट टाइप ऑफ ब्रेकिंग कंडीशंस होगा, कॉर्नर्स होंगे, वहां पर क्या होगा कि फ्री वैलेंसीज होने की संभावना ज्यादा होती है, तो वहां पे बॉन्ड फॉर्मेशन की संभावना ज्यादा होती है। तो इस तरह से एडजॉर्प्शन प्रिंसिपल में एडजॉर्प्शन होगा, और एडजॉर्प्शन होने के बाद नए प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा। तो एडजॉर्प्शन कैसे होगा उसे हम एग्जांपल के माध्यम से समझेंगे। तो ध्यान दीजिएगा, एडजॉर्प्शन प्रिंसिपल में एग्जाम्पल आप ऐसे समझिए, फिर हम आपको नोट करवाएंगे। एग्जाम्पल ऐसे समझिए कि सपोज कीजिए कि ये आपका क्या है, एक कैटेलिस्ट है। देखिए ध्यान दीजिए, ये आपका एक कैटेलिस्ट है, इस तरह का शेप हम दे रहे हैं कैटेलिस्ट को। ये कैटेलिस्ट है, और इस कैटेलिस्ट के साथ क्या है, इसके आउटरमोस्ट सरफेस पे कुछ फ्री वैलेंसीज है, इसको हम लिख रहे हैं फ्री वैलेंसीज। और ये है आपका क्या, कैटेलिस्ट। कैटलिस्ट का फ्री वैलेंसी हो गया। अब इस कैटलिस्ट के साथ आप रिएक्टेंट के रूप में X और Y ले रहे हैं। ये आपका दोनों क्या है, रिएक्टेंट है। अब इस रिएक्टेंट के साथ जैसे ही कैटलिस्ट मिलेगा, ये रिएक्टेंट इस कैटलिस्ट के फ्री वैलेंसीज के साथ क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे, उनके साथ बॉन्ड बना लेंगे और एडजॉर्प्शन हो जाएगा। तो होगा क्या, नेक्स्ट स्टेप में देखिए कि ये जो आपका कैटलिस्ट है, ये कैटलिस्ट बना ले स्टूडेंट हम लोग। ये बन गया हमारा कैटलिस्ट, और कैटलिस्ट के फ्री वैलेंसी हो गया, और इस फ्री वैलेंसी पे X और Y आकर जुड़ गया। इस फ्री वैलेंसी के साथ X जुड़ गया, इस फ्री वैलेंसी के साथ Y जुड़ गया। ये क्या हो गया, एडजॉर्प्शन ऑफ रिएक्टेंट। Adsorption of reactant on the surface of catalyst। क्या हो गया स्टूडेंट, कैटलिस्ट के सरफेस पे रिएक्टेंट का क्या हो गया, एडजॉर्प्शन हो गया। अब एडजॉर्प्शन होने के बाद नेक्स्ट प्रोसेस में देखिए होगा क्या, X और Y के बीच में बॉन्ड फॉर्मेशन होना शुरू होगा, क्योंकि X और Y आपस में एक दूसरे को क्या करेंगे, काफी हद तक अट्रैक्ट करेंगे। देखिए इसको थोड़ा बना लें हम लोग। ये क्या हो गया, X और Y इसके साथ आकर जुड़ गए। ये जो बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा स्टूडेंट, उसको इस प्रकार आप
बता सकते हैं कि ये बॉन्ड फॉर्मेशन यहाँ लिख दीजिएगा, बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा है दोनों के बीच में और ये बॉन्ड ब्रेकिंग हो रहा है। ये जब बॉन्ड बनेंगे तो ये वाले बॉन्ड टूटेंगे, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, बॉन्ड ब्रेकिंग। और नेक्स्ट स्टेप क्या हो जाएगा स्टूडेंट, आपका X और Y के बीच में प्रोडक्ट बन जाएगा। ये बन गया आपका प्रोडक्ट, और प्रोडक्ट बनने के अलावा कैटलिस्ट आपका यहाँ से क्या हो जाएगा, मुक्त हो जाएगा। ये यहाँ से ऐसे कीजिए, ये यहाँ से ऐसे कीजिए, और ये यहाँ से इस तरह से ब्रेकिंग होगा। अब क्या हो जाएगा, कैटलिस्ट आपका यहाँ से फ्री हो गया। जैसे कैटलिस्ट गया था उसी तरह से कैटलिस्ट क्या हो गया स्टूडेंट, बाहर हो गया। तो जैसे कैटलिस्ट उसमें गया था उसी तरह से कैटलिस्ट क्या हो गया, यहाँ से बाहर हो गया। तो ध्यान दीजिए इसे रिएक्शन में क्या हो रहा है, ये जो एग्जांपल है उसमें क्या हो रहा है, कैटलिस्ट ले रहे हैं, ये इसका फ्री सरफेस है, उस फ्री सरफेस के साथ रिएक्टेंट्स जो हैं वो बॉन्ड फॉर्मेशन करेंगे, यानी केमी ऑप्शन होगा। यहाँ पे फ्री वैलेंसीज के साथ ये दोनों जुड़ जाएंगे और जुड़कर बॉन्ड फॉर्मेशन हो गया। अब जैसे ही दो रिएक्टेंट आपस में पास में आएंगे, पास में आने की वजह से दोनों के फ्री वैलेंसीज के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप होगा, और वही फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के कारण बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। जब इन दोनों के बीच में बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा तो बॉन्ड फॉर्मेशन के कंडीशन में हीट रिलीज होगा। वह हीट क्या करेगा कि कैटलिस्ट और रिएक्टेंट के बॉन्ड को ब्रेक करेगा, और जब बॉन्ड ब्रेक होगा तो कैटलिस्ट यूजुअल जैसे यूज हुआ था वैसे वापस आ जाएगा, और साथ में आपका प्रोडक्ट यहाँ पे बन जाएगा। तो चलिए एक एग्जांपल के माध्यम से इसको समझे हैं, आप इसको नोट डाउन कीजिए, फिर हम इसको नोट करवाएंगे और साथ में एक रियल एग्जांपल से हम इसे समझने की कोशिश करेंगे। तो देखिए स्टूडेंट, हम लोग क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे लिखेंगे इन द एडजॉर्प्शन प्रोसेस, इन द adsorption process reactants adsorbed on the surface of catalyst by bond formation। फिर यहाँ पे लिखेंगे इन दिस प्रोसेस हीट रिलीज, इन दिस प्रोसेस हीट रिलीज ड्यू टू एक्सोथर्मिक इन नेचर, द बॉन्ड ब्रेक्स between catalyst and adsorbed reactants while bond formed between the reactants to form product। तो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो जाएगा whereas catalyst exit out in its initial कंडीशन। तो क्या हो गया स्टूडेंट, पहले बॉन्ड फॉर्मेशन हुआ कैटलिस्ट का किसके साथ, रिएक्टेंट के साथ। उसके बाद जब हीट रिलीज होगा तो बॉन्ड ब्रेकिंग होगा, और बॉन्ड ब्रेकिंग किसका होगा, रिएक्टेंट और कैटलिस्ट के बीच में, और साथ में क्या हो जाएगा, बॉन्ड ब्रेकिंग के साथ साथ बॉन्ड फॉर्मेशन हो जाएगा दो रिएक्टेंट के बीच में, और फिर हमारा प्रोडक्ट बन जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे लिखेंगे हाइड्रोजनेशन ऑफ इथीन बाय द कैटलिस्ट
निकेल। निकेल कैटलिस्ट के द्वारा इथीन का हाइड्रोजनेशन कैसे, देखिए यहाँ पे ये निकेल है स्टूडेंट, इस निकेल के पास ये फ्री वैलेंसी है। इस फ्री वैलेंसी के साथ क्या होगा, हाइड्रोजन का एडजॉर्प्शन होगा। जब हाइड्रोजन का एडजॉर्प्शन होगा स्टूडेंट, तो वो निकेल के सतह से यानी फ्री वैलेंसी के साथ हाइड्रोजन जुड़ जाएगा। जैसे ही हाइड्रोजन जुड़ गया तो ये क्या हो गया, एडजॉर्प्शन हो गया। किसका एडजॉर्प्शन हो गया, हाइड्रोजन का एडजॉर्प्शन हो गया निकेल के साथ। जैसे जैसे ये बॉन्ड बनता जाएगा स्टूडेंट, वैसे वैसे ये बॉन्ड है वो टूटता जाएगा, और ये वाला बॉन्ड ऐसे दिखा दीजिए आप, ये बनता जा रहा है, ये एडजॉर्प्शन हो जाएगा। फाइनली क्या हो जाएगा, निकेल और निकेल के बीच में हाइड्रोजन हाइड्रोजन आपस में आकर जुड़ जाएंगे। अब क्या होगा स्टूडेंट, इसके बाद आएंगे क्या, यहां से हाँ ऐसे दिखाइए, इसके बाद आएगा एल्कीन मॉलिक्यूल्स। कैसे होगा स्टूडेंट, तो ध्यान दीजिए, ये निकेल, ये यहाँ हाइड्रोजन, ये यहाँ हाइड्रोजन, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, इसके साथ हाइड्रोजन, इसके साथ हाइड्रोजन, इसके साथ हाइड्रोजन, इसके साथ हाइड्रोजन। फिर क्या होगा स्टूडेंट, इसके बीच में बॉन्ड फॉर्मेशन होने लगेगा, और ये बॉन्ड जो है वो क्या हो जाएगा, धीरे धीरे टूटने लगेगा। फिर क्या होगा स्टूडेंट, नेक्स्ट में ध्यान दीजिए, ये निकेल, यहाँ पे है हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पर क्या हो जाएगा कार्बन, सिंगल बॉन्ड कार्बन, ये हाइड्रोजन, इसके साथ हाइड्रोजन, और ये हाइड्रोजन जब आपस में जुड़ेंगे तब क्या हो जाएगा, ये हाइड्रोजन तो पहले से था, अब क्या हो जाएगा, ये वाला बॉन्ड ब्रेक करना शुरू होगा। जैसे ही प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो गया, ये बॉन्ड ब्रेक करना शुरू होगा, और ब्रेक करने के साथ निकेल जो है वो निकेल इनिशियल कंडीशन में आ जाएगा, साथ में आपका प्रोडक्ट के रूप में क्या हो जाएगा, इथेन आपको प्राप्त हो जाएगा। देखिए ये आपका क्या मिल गया, इथेन मिल गया, ये हो गया निकेल कैटलिस्ट। तो ध्यान दीजिए स्टूडेंट, यहाँ पे क्या हो रहा है, सबसे पहले निकेल के फ्री वैलेंसी के साथ हाइड्रोजन का एडजॉर्प्शन हो रहा है। एडजॉर्प्शन होने के बाद फिर क्या आ रहा है यहाँ पे कि इथीन मॉलिक्यूल आ रहा है, और जैसे ही इथीन मॉलिक्यूल आया तो ये कार्बन और ये कार्बन हाइड्रोजन को अपने तरफ अट्रैक्ट करने लगेंगे, और कार्बन कार्बन के बीच में जो डबल बॉन्ड है वो टूटने लगेगा। क्यों अट्रैक्ट करने लगेंगे, क्योंकि हमें पता है कार्बन और कार्बन के बीच में जो डबल बॉन्ड होते हैं वो काफी क्या होते हैं कि क्या कह सकते हैं, रिपल्सिव इन नेचर होते हैं। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जो प्रेजेंट होते हैं वो एक दूसरे को काफी रिपेल करते हैं, और ये अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, तो उसकी वजह से हाइड्रोजन इनके साथ जुड़ने लगेगा, और जब ये जुड़ जाएगा तो फिर ये बॉन्ड का ब्रेकिंग होगा, और निकेल अपने इनिशियल कंडीशन में वापस आ जाएंगे, जबकि इथेन हमारा क्या मिल जाएगा, ये प्रोडक्ट मिल जाएगा। क्या मिल गया स्टूडेंट, ये प्रोडक्ट मिल गया। तो स्टूडेंट ये हो गया हमारा एडजॉर्प्शन प्रिंसिपल के बारे में हमने बात किया। अब आप इसको नोट डाउन कीजिए। इसके बाद हम लोग बात करने वाले हैं किसके बारे में, तो प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड कैटलिस्ट के बारे में। तो चलिए स्टूडेंट इसको नोट डाउन कीजिए। तो चलिए स्टूडेंट अब हम लोग बात करने वाले हैं फीचर्स ऑफ सॉलिड कैटेलाइसिस के बारे में। तो सॉलिड कैटलिस्ट के पहले फीचर्स को हम लोग बात कर लेते हैं, एक्टिव साइट। तो हम लोग बात करें कि सॉलिड के एक्टिव साइट्स क्या होते हैं स्टूडेंट। तो ध्यान दीजिएगा कि ये जो सॉलिड सरफेस है इसके जो ब्रेकेज है, रफ सरफेसेज हैं, या इसके कॉर्नर्स जो हैं, इसके जो कॉर्नर्स हैं यही इसके एक्टिव साइट्स कहलाते हैं। ये एक्टिव साइट्स कहलाते हैं। एक्टिव साइट्स का मतलब क्या होता है कि वैसे मतलब किसी भी कैटलिस्ट का वह प्लेस जहां पर के एडजॉर्प्शन का प्रोसेस सबसे ज्यादा होता है। तो ये जो आप कॉर्नर्स देख रहे हैं और ये जो रफ सरफेसेस देख रहे हैं, ब्रेकेज जहां पे होता है कैटलिस्ट में, वहां पे क्या होता है कि प्री वैलेंसी ज्यादा मौजूद होते हैं, और प्री वैलेंसी ज्यादा मौजूद होने की वजह से वहां पे एडजॉर्प्शन का रेट ज्यादा होता है, और जब एडजॉर्प्शन ज्यादा होता है तो उसी प्लेस को हम लोग क्या कहते हैं, एक्टिव साइट कहते हैं। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे द कॉर्नर्स एंड रफ सरफेसेज, रफ सरफेसेज, कॉर्नर्स एंड रफ सरफेसेज और
breaking sites where maximum adsorption occurs are called active sites। उन्हें हम लोग क्या कहेंगे? एक्टिव साइट कहेंगे, जहाँ पे कि सबसे ज्यादा एडजॉर्प्शन होगा। और एडजॉर्प्शन कहाँ होगा? जहाँ सबसे ज्यादा फ्री वैलेंसीज होंगे। और फ्री वैलेंसी सबसे ज्यादा कहाँ होंगे? जहाँ पर कि या तो रफ सरफेस हो, या ब्रेकिंग कंडीशन हो, टूटा फूटा स्थान हो, या फिर हो सकता है तो क्या हो कंडीशन हो? कॉर्नर्स का कंडीशन हो। उन सब जगहों पे जो एडजॉर्प्शन का रेट सबसे ज्यादा होता है, इसलिए उसे एक्टिव साइट कहते हैं। पहला तो ये हो गया स्टूडेंट। दूसरा एक्टिविटी। देखिए, सॉलिड कैटलिस्ट का एक्टिविटी सबसे ज्यादा उस जगह पे होगा जहां पर कि एडजॉर्प्शन का प्रोसेस सबसे ज्यादा होगा। और एडजॉर्प्शन का प्रोसेस सबसे ज्यादा कहां होगा? जहां पर कि केमिकल बॉन्ड बनने की संभावना ज्यादा होगी। तो सॉलिड कैटलिस्ट जो है वो मैक्सिमम केमिजॉर्प्शन का प्रोसेस अप्लाई करते हैं। केमिजॉर्प्शन में क्या होता है कि केमिकल बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। तो एक्टिव साइट्स जहाँ पे कि केमिजॉर्प्शन का प्रोसेस सबसे ज्यादा होता है, इसके द्वारा हमारे जो कैटलिस्ट हैं वो कैटलिस्ट एडजॉर्प्शन का प्रोसेस सबसे ज्यादा अप्लाई करते हैं। इसी को हम लोग कहते हैं एक्टिविटी ऑफ द सॉलिड कैटलिस्ट। तो कहते हैं इन सॉलिड कैटलिस्ट maximum adsorption occurs by in solid catalyst maximum adsorption occurs by chemisorption on the active sites forms एक्टिव कैटलिस्ट। इसी को कहते हैं एक्टिविटी, मतलब क्रियाशीलता जिसको कहेंगे कि एक्टिविटी सब मैक्सिमम एडजॉर्प्शन होगा, मैक्सिमम केमिजॉर्प्शन होगा, जिसके कारण के रिएक्शंस होने की संभावना बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। इसलिए इसको हम लोग एक्टिविटी ऑफ द सॉलिड कैटलिस्ट कहते हैं। अब सेलेक्टिविटी, थर्ड में हम लोग बात कर लेते हैं सेलेक्टिविटी की अगर बात करें तो ध्यान दीजिए स्टूडेंट कि अलग अलग कैटलिस्ट के द्वारा अलग अलग प्रोसेस परफॉर्म किए जाते हैं। रिएक्टेंट भी एक ही तरह का है, एक ही तरह के रिएक्टेंट में अलग अलग तरह के प्रोसेस को परफॉर्म किया जाता है अलग अलग कैटलिस्ट के द्वारा। तो इसको कहते हैं सिलेक्टिविटी, मतलब कि किसी भी रिएक्शन को करवाने के लिए रिएक्टेंट जो है वो सिलेक्टिव इन नेचर होते हैं। मान लीजिए आप कैटलिस्ट, मान लीजिए कोई दो रिएक्टेंट है, उस दो रिएक्टेंट में एक कैटलिस्ट अप्लाई कर रहे हैं तो कुछ और प्रोडक्ट बन रहा है, उसी रिएक्टेंट में कोई दूसरा कैटलिस्ट अप्लाई कर दिए तो कुछ और प्रोडक्ट बन गया। तो इसको कहते हैं सिलेक्टिव नेचर ऑफ द कैटलिस्ट। तो जैसे फॉर एग्जांपल आप देखिए, एग्जांपल में बात करेंगे, जैसे देखिए कार्बन मोनोऑक्साइड गैस ले रहे हैं और यहाँ पे हाइड्रोजन गैस ले रहे हैं, और इसका रिएक्शन किसकी उपस्थिति में करा रहे हैं? तो निकेल कैटलिस्ट। जैसे निकेल कैटलिस्ट के प्रेजेंस में कार्बन मोनोऑक्साइड गैस हाइड्रोजन गैस के साथ रिएक्ट करेगा स्टूडेंट, तो क्या बना देगा आपका? मीथेन गैस। चलिए, तो ये एक रिएक्शन हमको समझ में आ गया कि चलिए ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस हाइड्रोजन गैस के साथ रिएक्ट कर रहा है निकेल कैटलिस्ट के प्रेजेंस में, तो क्या बना रहा है? मीथेन गैस बना रहा है। अब ध्यान दीजिए, इस मीथेन गैस में नेक्स्ट में हम देख रहे हैं कार्बन मोनोऑक्साइड गैस रिएक्ट कर रहा है हाइड्रोजन गैस से, किसकी उपस्थिति में? तो जिंक ऑक्साइड कैटलिस्ट। यहाँ पे कैटलिस्ट के रूप में हमने चेंज कर दिया, निकेल कैटलिस्ट की जगह पे हमने अप्लाई कर दिया क्या? यहाँ पे कैटलिस्ट, निकेल कैटलिस्ट की जगह हमने अप्लाई कर दिया जिंक ऑक्साइड कैटलिस्ट, और प्रोडक्ट आपका क्या बन गया? CH3OH। ये बन गया मीथेन, ये बन गया मिथाइल अल्कोहल। तो मीथेन बन गया, मिथाइल अल्कोहल बन गया। फिर देखिए, ये कार्बन मोनोऑक्साइड का रिएक्शन फिर हमने हाइड्रोजन गैस से कराया, किसके प्रेजेंस में? कॉपर कैटलिस्ट के प्रेजेंस में। फिर से कैटलिस्ट चेंज किया और कॉपर कैटलिस्ट के प्रेजेंस में क्या बन गया आपका? HCHO, यानी कि मिथेनॉल, यानी एल्डिहाइड बन गया। ठीक है, तो ये बन गया आपका एल्डिहाइड।
ये मिथेनॉल्डिहाइड आप इसको कह सकते हैं या मिथेनॉल कह सकते हैं। तो कहने का मतलब ध्यान दीजिए स्टूडेंट, सेलेक्टिव इन नेचर। निकेल कैटलिस्ट आया तो मीथेन बनाया, जिंक ऑक्साइड कैटलिस्ट आया तो मिथाइल अल्कोहल बनाया, और कॉपर कैटलिस्ट आया तो मिथेनॉल बनाया। तो हर एक कैटलिस्ट का अपना अलग अलग सेलेक्टिव इन नेचर होता है, वो अलग अलग प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता करता है, इसलिए हम लोग कहते हैं सॉलिड कैटलिस्ट आर सेलेक्टिव इन नेचर। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे सॉलिड कैटलिस्ट शोज सेलेक्टिव नेचर to form different products from similar reactants। इसी को हम लोग सेलेक्टिविटी कहेंगे, सेलेक्टिव इन नेचर कहेंगे स्टूडेंट। तो ये हो गया हमारा क्या, इसके फीचर्स, किसके फीचर, सॉलिड कैटलिस्ट के फीचर्स। तो चलिए स्टूडेंट, आज हम लोगों ने डिफरेंट टाइप ऑफ कैटलिस्ट के बारे में बात किया, प्रिंसिपल ऑफ कैटलिस्ट के बारे में बात किया, सॉलिड कैटलिस्ट के फीचर्स के बारे में बात किया। नेक्स्ट क्लास में स्टूडेंट हम लोग कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कैटलिस्ट के बारे में बात करेंगे कि किन किन कैरेक्टरिस्टिक गुणों के कारण कैटलिस्ट अपने वर्क फंक्शन को परफॉर्म कर पाता है, उसके बारे में बात करेंगे। फिर बात करने वाले हैं हम लोग एंजाइम कैटलिस्ट के बारे में। एंजाइम कैटलिस्ट जो होता है तो सिर्फ सेलेक्टिव इन नेचर ही होता है, लॉक एंड की मेथड क्या होता है एंजाइम कैटलिस्ट में, इन सब चीज़ों के बारे में हम लोग नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे। तो चलिए स्टूडेंट, आप लोग इसको नोट डाउन करेंगे। नोट डाउन करने के बाद हम लोग आज का क्लास यहाँ पे एंड करते हैं। चलिए स्टूडेंट, ओके, दैट्स ऑल फ्रॉम टुडे। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। ओके स्टूडेंट, गुड बाय।